बीच की है। और इनमें से कई ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी जा नहीं पा रहे हैं, कई ऐसे हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा ठप पड़ी है, कई ऐसे हैं जिनके पास रोजगार भी नहीं है, कई ऐसे हैं जो 2 जून की रोटी के लिए नारे लगाने को तैयार हैं। तो आज क्यों ना उस युवा पीढ़ी की बात कर ली जाए जिस युवा पीढ़ी पर ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है, और मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए तो वह प्राथमिकता में कहीं भी दूर दूर तक दिखाई देती ही नहीं है। आखिर इस युवा पीढ़ी की कितनी बड़ी तादाद है और ऐसा वक्त अब क्यों आ गया है कि इसी युवा पीढ़ी को सोचना होगा, तय करना होगा कि इस देश का भविष्य कैसा हो। क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में भारत की युवा पीढ़ी जो अब धीरे धीरे हायर एजुकेशन की दिशा में बढ़ती है, उसमें पहला ब्रेक 12वीं की परीक्षा टलने के साथ शुरू हुआ है। और यह बीते बरस भी शुरू हुआ था। बीते बरस और इस बरस, इन दोनों बरस को अगर जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस देश के हैं जिन्होंने देख लिया, महसूस कर लिया कि इस देश में कोई विपदा आ जाए तो सबसे पहले कॉलेजों में ताले लग जाते हैं, सबसे पहले परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती है, सबसे पहले रोना रोया जाता है तो इसी बात का कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम कैसे इस देश के कॉलेज को खोलें, स्कूल को खोलें, परीक्षाओं को क्रियान्वित करें। कोई जानकारी या किसी लेवल का कोई विजन इस देश में है ही नहीं। हमें लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में युवाओं की मौजूदगी जो भारत में है, अगर आप इन युवाओं की ताकत को महसूस करना आज से शुरू कर दें तो यह युवा भी समझ लें कि अगर वह अब नहीं संभले तो आने वाले वक्त में वह सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नारे लगाते हुए ही सुनाई देंगे, दिखाई देंगे, और यही उनकी आय होगी, यही उनकी जिंदगी होगी। क्योंकि सच यह है कि इस देश के भीतर में तकरीबन 7,53,604 करोड़ का एजुकेशन का मार्केट है। इस मार्केट पर कब्जा करना कौन नहीं चाहेगा। और अगर 5 साल से 24 साल तक जो पूरी पढ़ाई की उम्र होती है, दुनिया के किसी भी देश ने इतनी बड़ी जनसंख्या मौजूद नहीं है। तकरीबन 50 करोड़ की जनसंख्या 5 साल की उम्र से जो पहली कक्षा में जाती है और पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स करके निकलती है, तब तक 24 साल की उम्र हो जाती है। 50 करोड़ लोग इस देश में सिर्फ इसी उम्र के खाके में आते हैं। लेकिन हम इन 50 करोड़ से इतर अलग अलग हिस्सों में आज जिक्र कर लेते हैं जिनके लिए भारत में कोई सोचता नहीं है। जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यह एजुकेशन का मार्केट $101 बिलियन का है, और यह जो डाटा हम आपको बता रहे हैं यह ठीक कोरोना से पहले का है। क्योंकि इसको आज समझिए कि इस कोरोना काल में कितनी बड़ी तादाद में भविष्य जो छात्रों का होता है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। यूनिवर्सिटी भारत में खूब बना दी गई, 993 यूनिवर्सिटी बना दी गई। स्टूडेंट्स की तादाद 3 करोड़ 74 लाख। दुनिया के बाजार में भारत के इन छात्रों की संख्या और यहां यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर जो मुनाफा होता है उसका जो एनालिसिस इंटरनेशनल मार्केट कर रहा है, वो ये मानकर चलता है कि अगर एक भी यूनिवर्सिटी भारत में सही तरीके से खोल दी जाए तो उसमें 100 करोड़ का मुनाफा साल भर में उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा मुनाफा दुनिया के किसी भी देश में किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़कर देखने की कैपेसिटी में कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर जो एजुकेशन के क्षेत्र में आना चाहता है वह नहीं सोच पाएगा। लेकिन भारत में इसके स्कोप हैं। सवाल सबसे बड़ा यहीं से शुरू हो रहा है कि क्या वाकई भारत में एजुकेशन और युवा पीढ़ी को लेकर सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और अब उस दिशा में कोई देखने को तैयार नहीं है। क्योंकि भारत सरकार के सहयोग के जरिए जो इंटरनेशनल मार्केट ने अपने तौर पर एनालिसिस किया है, जैसे ई लर्निंग मार्केट 14,609 करोड़ यानी $1.96 बिलियन, जो ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट है इसका बाजार लगभग 64,104 करोड़ 8.6 बिलियन का है। इस स्थिति के भीतर में भारत में लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पैसा कैसे लाया जाए, उस पैसे के जरिए भारत के एजुकेशन को कैसे मजबूत बनाया जाए, यह ठीक वैसे ही है जैसे हेल्थ सर्विस को लेकर इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं गया कि भारत को आत्मनिर्भर हेल्थ सर्विस में कम से कम हो जाना चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी कि हेल्थ सर्विस में लगभग 80% मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं उन्हें हम बाहर से मंगाते हैं। अपने तौर पर भारत कभी भी आत्मनिर्भर हेल्थ सेक्टर को लेकर नहीं हुआ, और इसके ठीक पैरेलल में एजुकेशन सेक्टर में जितना पैसा प्राइवेट सेक्टर का लगा हुआ है वो लगभग 65% इकोनॉमी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए मुनाफा कमाने की दिशा में ले जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मौजूदा वक्त में जो भी सत्ता जिसकी भी रही या जिसकी भी है, उसके लिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना दूर की गोटी है। उसके लिए उससे जुड़े हुए छात्रों के भविष्य को संवारना दूर की गोटी है। और आने वाले वक्त में भारत किस रूप में होना चाहिए यह सोचना भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जैसे ही इस दिशा में आप आते हैं आपके जहन में 4-5 सवाल होंगे। सवाल कौन करेगा इस सरकार से?
What does it take to build a modern day smartphone? We're driven by this desire to bring the best of the world and really marry it with what consumers in India really हम जब एजुकेशन और हेल्थ का जिक्र करते हैं तो यह सवाल तो सरकार से पूछे कौन। 7-8 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम का हम आपसे जिक्र करते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे अब इस देश के भीतर में आप भी सवाल किससे पूछे। मान लीजिए आप अस्पताल गए, वहां पर आपको ऑक्सीजन पाइप नहीं मिल पाई, आप सवाल किससे करेंगे। मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, आपका पैसा वहां फंसा हुआ है, आप गुहार किससे लगाएंगे। इस देश में कोई भी मिनिस्ट्री, चाहे वो लेबर वेलफेयर मिनिस्ट्री क्यों ना, वहां पर अगर पैसे का हेरफेर होता है तो कौन देखेगा, कौन निगरानी करेगा। इस देश के संविधान के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो सवाल कौन करेगा और उस सवाल को करने की स्थिति में क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है भी या नहीं है। जरा पहले इसको सिलसिलेवार तरीके से परख लीजिए, उसके बाद समझ पाइएगा क्यों हमारे देश के युवाओं के साथ इस देश की सत्ता खिलवाड़ करती है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब इस देश में दे पाने की स्थिति में अब सरकारें नहीं बच पा रही है। और ध्यान दीजिए, हो यही रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस देश की सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश के भीतर के जो मुश्किल हालात है उसमें हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ या एजुकेशन को लेकर खड़ा भी किया या नहीं किया, या करना भी चाहते हैं या नहीं चाहते, या आने वाले वक्त में हमारे पास कोई विजन भी है या नहीं है। कोई दृष्टि कहीं भी नहीं है। सीधे तौर पर राजनीतिक सत्ता कैसे मिल जाए, किस रूप में मिल जाए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और शायद इसीलिए राजनीतिक तौर पर भारतीय संविधान के मद्देनजर यह साफ तौर पर कहा गया था कि भारतीय लोकतंत्र से सावधान रहें, क्योंकि यह जितना प्रोडक्ट बढ़िया दिखाई देता है उतना बढ़िया प्रोडक्ट है नहीं। महात्मा गांधी ने भी अपने तौर पर इसका जेर जोर किया कि दरअसल यह शहजोर को मौका देगा, कमजोर को ठगना शुरू कर देगा और गरीबों के प्रति आर्थिक अन्याय बढ़ाएगा। बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी में इसमें समानता थी कि किस रूप में आर्थिक समानता जरूरी होनी चाहिए लोकतंत्र के भीतर में, और इसी आर्थिक समानता को नहीं देने की परिस्थिति में राजनीतिक सत्ता रहेगी। अब यहां पर आखिरी सवाल यह है, इस देश के 1.5 करोड़ बच्चे जो 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, 1.5 करोड़ बच्चे जो पिछले बरस 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं लेकिन आज तक कॉलेज का चेहरा नहीं देख पाए, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, उनको भी सोचना चाहिए और अब उनको उस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए जहां पर इस देश की राजनीतिक ताकत को वह डिगा सके, बता सकें कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन क्यों जरूरी है। अगर उस दिशा से आंखें मूंद ली गई तो स्थिति कितनी विकट हो जाएगी और अज्ञानता या बौद्धिक रूप से दिवालियापन इस मौजूदा राजनीतिक सत्ता की जो जरूरत बन चुकी है, वह चाहेगी कि हर ऐसा व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो जो बौद्धिक तौर पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके, जो किसी भी रूप में ऐसे सवालों को जन्म ना दे सके जिसके जरिए इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता को लेकर सवाल हो। इसीलिए जिस 8 पिलर का जिक्र हम आपसे कर रहे थे, सबने सवाल करना बंद कर दिया, नोटिस थमाना बंद कर दिया। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो आरबीआई हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी रूप में वर्क नहीं कर रहा है तो ऐसे में इस देश के युवा तबके को ही अब सोचना होगा। सत्ता तो चाहेगी कि उसके पास सत्ता बरकरार रहे, लेकिन यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि नागरिकों की मौत होती चली जाए लेकिन सत्ता हमारे पास बनी रहे। इसके प्रचार प्रसार में सत्ता को ही लगे रहना है जिसका काम इस देश को संभालने का था। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति कभी इस देश के भीतर में आई नहीं होगी। हम आपसे कल मिलेंगे, तब आपको हम एक ऐसी परिस्थिति से अवगत कराना चाहते हैं कि भारत के भीतर में ऑक्सीजन को लेकर भी हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर कुछ खड़ा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बहुत बहुत शुक्रिया।